स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरटी में एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट 5 की पाठचर्या अध्ययन। यूनिट आपका पाठचर्या अध्ययन में जाएगा और इसमें अध्याय आपको पढ़ा रहे हैं फोर्थ। ठीक है, 4 अध्याय है पाठचर्या में परिवर्तन। तो पाठचर्या जो होता है हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, परिवर्तन का मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो पाठचर्या में जो परिवर्तन होते हैं उसी पे जो है ये अध्याय मतलब आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ एंड प्रकार और पाठचर्या परिवर्तन के उपागम और विद्यार्थियों और अध्यापकों और शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका। और अगली हेडिंग है पाठचर्या शोध का विषय। तो ये सारी हेडिंग्स है और इसको क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है सूचना देना चाहते हैं, जो हम आपको नहीं दिए हैं। शॉर्ट क्लास जिन बच्चों ने देखा होगा तो उनको पता होगा। ठीक है, होमगार्ड की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो यूपी में होमगार्ड की भर्ती आई हुई है उसमें आप सभी फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, होमगार्ड की जो भर्ती आई हुई है 2025, ठीक है, तो आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 नवंबर से जो है लास्ट डेट क्या थी, 17 दिसंबर थी। ठीक है, 17 दिसंबर। तो आप सभी स्टूडेंट भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका एक ही पेपर होना है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में ये जो वैकेंसी आई हुई है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, और एक ही पेपर होना है जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें जो है जीके जीएस पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ पोर्शन नहीं आने वाला है। इसके बाद जो है ये आपका समझ लीजिए फर्स्ट पेपर हो जाएगा। इसके बाद आपको दौड़ निकालनी होती है। ठीक है, रनिंग हो जाएगा। ठीक है, वो आप कर ले जाएंगे 15 दिन की प्रैक्टिस में। इसके बाद जो है और इसको भी आप 2 महीने ही पढ़ेंगे, आपके 100 क्वेश्चन से आप कर ले जाएंगे। और फिर इसके बाद मेडिकल जो होता है, ठीक है, तो उसमें आपका जो है लंबाई वगैरह देखी जाएगी। ठीक है, मेडिकल, ठीक है, तो लंबाई हो गई और आप कितने किलो के हैं जो उसमें दिया गया है, मतलब वैकेंसी में जो इसमें पूछा, मतलब जो क्वालिफिकेशन दी गई है। ठीक है, उसमें बताया गया है। तो और ये हम इसलिए आपसे कह रहे हैं होमगार्ड की वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसमें आपको 30 से 35 हज़ार या 25 से 30-35 तक, यानी कि आप ये मान के चलिए 25 से जो है 35 हज़ार तक आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और ये जो मिलने वाली है और ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका भी है। और जो आप नेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नेट आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और एक ही दिन आपको जा करके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यानी कि नेट आप जो पढ़ रहे हैं तो नेट में आपका जो है समय बचा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो आप क्या करिए, 2-3 घंटे का समय निकाल कर एक दिन जा करके अपना जो है होमगार्ड की जो है वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, बस फॉर्म जो है आप फिल कर दीजिए, अभी पढ़िएगा नहीं, अभी अपना नेट पे ही फोकस करिएगा। नेट आप जो है, क्योंकि आपका नेट क्वालिफाई भी होना ज़रूरी है। ठीक है, और आपके लिए मतलब जॉब भी एक ज़रूरी है। आप नेट कर ही इसलिए रहे हैं कि आपके पास जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए। ठीक है, इसलिए आप कर रहे हैं। तो नेट यदि आपका निकल गया, ठीक है, नेट आपका यदि निकल गया तो अच्छी बात है। ठीक है, जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो यदि आपका नेट निकल गया और आपने वैकेंसी भी फॉर्म फिल करा हुआ है तो नेट निकल गया और आप एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, और इसके बाद जब आपने पेपर दे देंगे आप सभी स्टूडेंट, यानी कि नेट का पेपर भी आपका 1 महीने बाद हो जाएगा। इसके बाद आप जो है 1 महीने बाद अपना जो है होमगार्ड की तैयारी करिए। फॉर्म फिल हुआ होगा आपका तो आप जो है वैकेंसी का फॉर्म जब फिल हुआ होगा तो आप जो तैयारी कर सकते हैं। और इसमें नेट का है, नेट आपका क्वालिफाई होने के बाद भी जब 2, 4, 10 साल में आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और आपका हो गया। ठीक है, आपने जो है नेट आप करिएगा। ठीक है, तो नेट क्वालिफाई होने के बाद यानी कि नेट आप पास कर लेते हो। ठीक है, इसके बाद आपको जब 2, 4 या 10 साल में जब भी वैकेंसी आएगी तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और फिर फॉर्म फिल करोगे उसके बाद जो है प्री, यानी कि एक आपका प्री पेपर होगा, फिर आपका जो है मेंस पेपर होगा, फिर इंटरव्यू आपका होगा। 3 पेपर आपको ये देनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका लंबा प्रोसेस जाएगा। ठीक है, तो ये आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन समय निकाल करके अपना जो है होमगार्ड में वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिए और जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि जो है ये समय जो होता है, ठीक है, टाइम जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए या हर पर्सन के लिए जो है टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय यदि निकल गया तो वापस नहीं आता है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि समय निकलने से पहले ही थोड़ा अपने आप पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यही हम बताना चाहते थे कि आप जो है वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में आपको जॉब मिल रही है और जो नेट करके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो इसमें लंबा प्रोसेस आपका जाएगा। जैसे कि आपको 8 से जो है 10 साल लग सकती हैं। ठीक है, जब वैकेंसी आएगी उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कब लगेगी। ठीक है, और सीटें भी कम होती हैं। तो आप जो है होमगार्ड में फॉर्म फिल करिएगा और चलते हैं क्लास पे। यहाँ पे पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ हम पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे आपको प्रकार और पढ़ाएंगे पाठचर्या शोध का विषय क्षेत्र। तो ये 2-4 हेडिंग्स हम आपको पढ़ाएंगे और ध्यान दीजिएगा, एक दिन समय निकाल करके अपना जो है फॉर्म फिल कर दीजिएगा। पेपर कठिन नहीं आता है।
पेपर सिर्फ आपका जो है सामान्य अध्ययन ही होगा, तो आप जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। यदि क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो दौड़ आप ऐसे ही निकाल ले जाएंगे, ठीक है। और अपना जो है क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, हाइट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो वेट आपका दिया गया है, ठीक है, 40 किलो, तो वो भी आप जो है अपना देख लीजिए, उसको घटा बढ़ा सकते हैं अपना जब तक पेपर आपका होगा, यानी कि जो रनिंग दौड़ और जो है ये मेडिकल होगा, ठीक है। पहले आपको पेपर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको आप 2 महीने 1 महीने पढ़ेंगे, हो जाएगा, 100 क्वेश्चन आप कर लेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका सामान्य अध्ययन नहीं पूछा जाएगा, जीके, ठीक है, उसमें भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, 40 नंबर का पूछा जाता है। तो जो आप अभी पढ़े रहेंगे 100 क्वेश्चन होमगार्ड के अंतर्गत, वही आपका जो है उसमें भी हेल्प करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी होगी, या आप कर सकते हो उसमें, क्या कहते हैं, जीआईसी या पीजीटी, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ है, तो पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ यहाँ पे आपको देखना है सभी स्टूडेंट को। तो इसमें क्या देखना है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि पाठचर्या परिवर्तन जो होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों और शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम को अपडेट करने में मदद करती है। यानी पाठचर्या परिवर्तन जो होता है, ये पाठचर्या छात्रों और शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम में जो है अपडेट करने में मदद करती है, ये पाठचर्या परिवर्तन, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है तो उसमें अपडेट करा जाता है। डिटेल में आप समझिएगा यहाँ से, ये जो पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, तो यहाँ पाठचर्या कर सकते हो, या पाठचर्या को पाठ्यक्रम भी बोला जाता है, ठीक है। तो पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ है पाठ्यक्रम में किए जाने वाले बदलाव। तो आप इतना ध्यान दे लीजिएगा कि पाठचर्या परिवर्तन, यानी कि पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ होता है पाठ्यक्रम में किए जाने वाले बदलाव, इतना ध्यान रखिएगा, परिवर्तन का अर्थ है, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम में किए जाने वाले बदलाव। इसमें जो है लक्ष्य, सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव शामिल होता है, ये हमने पढ़ा ही दिया। पाठ्यक्रम परिवर्तन एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें पाठ्यक्रम को बदलने के लिए नियोजित बदलाव शामिल होते हैं, और यह बदलाव अक्सर छात्रों की बदलती ज़रूरतों, शैक्षिक लक्ष्यों में बदलाव या नए शिक्षण सिद्धांतों को शामिल करने के लिए किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पाठचर्या परिवर्तन क्यों किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, छात्रों की बदलती ज़रूरत, यानी कि छात्रों की बदलती ज़रूरतें, शैक्षिक लक्ष्यों में बदलाव, नए शिक्षण सिद्धांतों को शामिल करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद आप देखिएगा, आंतरिक और बाहरी परिस्थितियाँ क्या होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश भी आप पढ़ते चलिए, ठीक है। आंतरिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, तो ये आंतरिक परिस्थितियाँ में आपको देखना है, शिक्षकों की क्षमता और अनुभव आता है, छात्रों की ज़रूरतें और सीखने की शैली, शैक्षिक संस्थान की संरचना और संसाधन हो गया, ये आंतरिक परिस्थितियाँ। बाहरी परिस्थितियाँ क्या होती हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ, शैक्षिक नीतियों और मानकों में बदलाव, तकनीकी प्रगति हो गया। यहाँ से समझिएगा, आंतरिक परिस्थितियों के विश्लेषण से पाठचर्या सुधार के लिए दिशा मिलती है। जो आंतरिक परिस्थिति होती है, ठीक है, तो इसके द्वारा जो क्या होता है, पाठचर्या में सुधार को दिशा मिलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो बाह्य परिस्थितियाँ होती हैं, इनके द्वारा जो है विकास और नए पाठ्यक्रम में आरंभ किए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण से, यानी कि बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण से जो है विकास और नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने की दिशा दी जाती है, ठीक है, दिशा प्राप्त होती है, कह सकते हो। नहीं समझ में आया है तो दोबारा से आप पढ़ सकते हो। आंतरिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, तो आंतरिक परिस्थितियाँ में देखना है विश्लेषण, यहाँ से देख लीजिएगा, विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण से पाठचर्या सुधार, यानी पाठचर्या सुधार के लिए जो है दिशा मिलती है पाठचर्या में। और बाह्य परिस्थिति से विश्लेषण के विकास में, तो इसमें विकास में नए सुधार, ठीक है, विकास नए सुधार आरंभ करने की दिशा मिलती है। आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, 2-3 बार पढ़िएगा। इसके बाद आप देखिएगा प्रकार, यहाँ से आप देखिएगा पाठचर्या परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये भी थोड़ा देख लीजिए। तो नियोजित परिवर्तन होता है, और सहभागिता परिवर्तन होता है, बलपूर्वक परिवर्तन होता है। तो पाठचर्या परिवर्तन, यानी कि पाठचर्या नियोजित परिवर्तन हो गया, पाठचर्या सहभागिता परिवर्तन हो गया, और पाठचर्या बलपूर्वक परिवर्तन हो गया, ये कह सकते हो, आपको याद करने के तरीके, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा नियोजित परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, नियोजित परिवर्तन का अर्थ है किसी संगठन में बदलाव लाने की एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य संगठन के प्रदर्शन में सुधार करना, लक्ष्यों को प्राप्त करना या चुनौतियों का सामना करना होता है। यानी कि नियोजित परिवर्तन जो होता है क्या होता है, तो आपको बताना है कि संगठन में बदलाव लाने की एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य संगठन के प्रदर्शन में सुधार करना होता है। यहाँ से पढ़ लीजिएगा, उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले नई तकनीकी का उपयोग करना, यानी कि नई तकनीकी का उपयोग करेंगे, संगठन की संरचना में बदलाव करना, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करना, तो नियोजित परिवर्तन होता है, ये आप परिवर्तन करते हैं।
एक यहाँ से और देखिएगा, यह संगठन या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग को नए लक्ष्यों की प्राप्ति या नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से तैयार करने की प्रक्रिया है। यानी कि किसी चीज़ को हम नियोजित तरीके से ही तो उसको जो है करेंगे, तभी तो अच्छा उसका फल आपको मिलता है, परिणाम मिलता है। तो यही बताया गया है, तरीके से तैयार करने की प्रक्रिया है जो संगठन के कामकाज, संस्कृति और संरचना में बदलाव ला सकती है। नियोजित को तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक, और उदाहरण आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा सहभागिता क्या होता है। तो इसमें सहयोग, आपको थोड़ा शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, समझ के, ठीक है। सहभागिता से समझ में आ रहा होगा। तो पाठचर्या सहभागिता परिवर्तन हो गया। तो सहभागिता परिवर्तन का अर्थ है कि परिवर्तन की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय के लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करना, यानी कि समुदाय के लोगों को जो है शामिल करना होता है। जो कोई जो है समुदाय विकास हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, ठीक है। उदाहरण यहाँ से देख सकते हो, सामुदायिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ठीक है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को अपने समुदाय में होने वाले परिवर्तनों को समझने, आकार देने और उसमें योगदान करने में सक्षम बनाती है सहभागिता, ठीक है। सहभागिता परिवर्तन, जैसे कि कोई फैसले घर में लेने होते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं घर में, वही 2-4 लोग सब लोग मिल करके कोई फैसला लेते हैं, ठीक है। यानी कि कोई परिवर्तन ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो सहभागिता परिवर्तन। जैसे कि घर में आप जानते हैं शादी होती है या कोई फंक्शन होता है बड़ा, ठीक है, कुछ भी शादी का ही आप जो है उदाहरण ले सकते हो। तो बड़े बुजुर्ग लोग घर के जो होते हैं वही फैसला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है बहुत बड़ा फैसला होता है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि सहभागिता परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय के लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करना, यह प्रक्रिया व्यक्तियों को अपने समुदाय में होने वाले परिवर्तनों को समझने, आकार देने और उसमें योगदान जो है करने में सक्षम बनाती है। शिक्षा में कोई परिवर्तन करना हो तो भी जो है लोग, मतलब जो शिक्षित लोग होते हैं मिल करके ही तो उसमें जो है परिवर्तन करेंगे। बलपूर्वक परिवर्तन क्या होता है? तो बलपूर्वक परिवर्तन आप जान सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे एक बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर करना। बालक छोटा होता है, ठीक है, जैसे बालक छोटा है वो रोता बहुत है, ठीक है, कॉलेज नहीं जाता है, यानी स्कूल नहीं जाता है, तो मम्मी पापा जो होते हैं वो ज़बरदस्ती भेज देते हैं कि नहीं बेटा आपको जाना है पढ़ना। तो ये बलपूर्वक हो जाता है, ठीक है। बच्चे के हित के लिए होता है कि बच्चा जो है आगे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ठीक है, या कुछ काबिल बन जाए, ठीक है। यानी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए जो है विद्यालय भेजने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है, और भेजते भी हैं। तो ये बलपूर्वक होता है, यानी परिवर्तन। बच्चा जाना नहीं चाहता पढ़ने, ठीक है, स्टूडेंट यानी बालक, और माता पिता भेजते हैं, तो ये बलपूर्वक होता है परिवर्तन। तो बालक में परिवर्तन होता है। तो ये उदाहरण के तौर पे इस प्रकार से आप समझ लीजिए। बाकी यहाँ से पढ़ लीजिए। बलपूर्वक परिवर्तन का अर्थ है किसी वस्तु या स्थिति को बल द्वारा जबरदस्ती से बदलना। किसी वस्तु हो गया, ठीक है, स्थिति को हो गया, या जो है व्यक्ति को कह सकते हो, ये बल द्वारा, यानी कि बल द्वारा या ज़बरदस्ती कह सकते हो, ज़बरदस्ती से बदलना। यह परिवर्तन सामान्य रूप से किसी वस्तु की गति, यानी कि किसी वस्तु की गति हो सकती है, दिशा या आकार को बदल सकता है, या किसी प्रणाली में जो है बदलाव ला सकता है। तो बलपूर्वक परिवर्तन आप जो है कर सकते हैं, किसी वस्तु में कर सकते हैं, किसी गति में कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या देख लेना है, पाठचर्या परिवर्तन की आवश्यकता क्या है। तो ये आपको देख लेना है, पाठचर्या परिवर्तन की आवश्यकता। तो आर्थिक विकास हेतु हो जाएगा, ठीक है, आवश्यकता। समस्या समाधान हेतु हो जाएगा परिवर्तन। पर्यावरण संरक्षण के लिए हो जाएगा, तो संरक्षण देख लीजिएगा। आधुनिक ज्ञान प्रदान करने हेतु, ठीक है। बालकों के चरित्र निर्माण हेतु हो जाएगा। शारीरिक और व्यक्तिगत विकास हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे पॉइंट्स। पाठ्यक्रम परिवर्तन को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो ये भी एक नज़र में देखिएगा। ऐसे तत्व हैं जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों, सामग्री या शिक्षण विधियों में बदलाव को प्रेरित या प्रभावित करते हैं। ये कारक व्यापक स्तर पर होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, तकनीकी हो गया। ये पॉइंट्स हो गए जो प्रभावित करते हैं पाठ्यक्रम परिवर्तन को। और हेडिंग कौन सी आपको देख लेनी है, एक नज़र में थोड़ा सा ये भी आप पढ़ लीजिए, इसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। पाठचर्या परिवर्तन के उपागम क्या होते हैं, अप्रोच यानी साधन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है पाठचर्या परिवर्तन के उपागम से मेरा मतलब है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कैसे किया जाता है, यानी कि परिवर्तन कैसे किया जाता है और कौन से तरीके और रणनीतियाँ इस परिवर्तन को लागू करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के उपागम, जैसे कि विषय केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, समस्या केंद्रित उपागम, अन्य उपागमों को शामिल किया जाता है। तो 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि पाठ्यक्रम जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उपागम को 4 भागों में। तो व्यवहारजन्य उपागम हो गया, प्रबंधकीय उपागम, प्रणाली उपागम, मानववादी उपागम हो जाएगा। तो ये चाहे तो आप सभी स्टूडेंट पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होता है व्यवहार, एक ऐसा दृष्टिकोण जो मानव व्यवहार को समझने और समझाने के लिए इसे पर्यावरण और सामाजिक परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। व्यक्ति अपनी सीख और व्यवहार को पर्यावरण से प्राप्त करता है।
आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है आप सभी स्टूडेंट। और यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा है टॉपिक, इसको बता दें, थोड़ा समझा देते हैं इसे ही। तो विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका क्या होती है। तो शैक्षणिक क्षेत्र में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में भी विद्यार्थियों, अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासन की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती, यानी कि ये जो होती हैं ये सब भूमिकाएं जुड़ी हुई होती हैं आपस में, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यानी कि विद्यार्थी, अध्यापक, शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं शिक्षा प्राप्त करते हैं, अध्यापक उन्हें सिखाते हैं, विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अध्यापक सिखाते हैं, ठीक है। और शैक्षिक प्रशासक या प्रशासन इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं, गुणवत्ता प्रदान करते हैं शैक्षणिक प्रशासन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देख लेना है नज़र में। इसके बाद पाठ्यक्रम शोध को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम जो शोध होता है तो मौलिक पाठ्यक्रम शोध हो गया, व्यवहारिक पाठ्यक्रम शोध हो गया, क्रियात्मक पाठ्यक्रम शोध हो गया। तो ये हेडिंग्स हो जाएंगी। मौलिक शोध हो गया, शोध मतलब आप जानते ही हैं कि शोध करना, न्यू चीज़ें की खोज करना, रिसर्च करना, ठीक है। मौलिक शोध के अंतर्गत पाठ्यक्रम के गुणात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है नए सिद्धांत की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है। मौलिक शोध ज्ञान के भीतर, मौलिक शोध ज्ञान के विस्तार होगा, ठीक है। इसके विस्तार के लिए किया जाने वाला अनुसंधान, जिसमें मुख्य रूप से किसी विषय की गहरी समझ हासिल करना और नए सिद्धांतों का विकास करना शामिल होता है। इसका उद्देश्य व्यवहारिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित न करके बल्कि किसी घटना या नियम की मूल बात को समझना होता है। उदाहरण, किसी नई बीमारी के मूल कारण को समझना या नवीन सिद्धांत का सृजन करना, यानी नई चीज़ें की खोज करना। अगला जो है, अगली यूनिट आपकी जो होगी शिक्षा में शोध होगा, ठीक है। शिक्षा में शोध यूनिट आपकी होगी जो आप पढ़ेंगे 6 यूनिट, व्यवहारिक पाठ्यक्रम शोध और क्रियात्मक शोध हो जाएगा। इसको भी एक नज़र में देख लीजिएगा, क्रियात्मक जो पाठ्यक्रम शोध होगा, ठीक है। क्रियात्मक शोध शैक्षिक समस्याओं के तत्कालिक समाधान की व्यवस्थित और वैज्ञानिक विधि है। क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षाकर्मी शैक्षणिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रमाण एकत्र करते हैं, उनकी जांच, परीक्षण, मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारे टॉपिक था थोड़ा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, और अगली क्लास में हम मिलेंगे आपको न्यू यूनिट के साथ, यानी कि 6 यूनिट के साथ हम मिलेंगे। शिक्षा में शोध आपका यूनिट होगा, ठीक है। शोध यूनिट आपका हो जाएगा, शिक्षा में शोध 6 यूनिट। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी स्टूडेंट जो है आप सोच समझ करके जो है आप सभी स्टूडेंट होमगार्ड की वैकेंसी में आप फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसकी आप चिंता ना करिए, उसको आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और हो जाएगा नेट क्वालिफाई। फिर इसके बाद जो है अपना होमगार्ड की तैयारी करते रहिएगा और जो है अपना पेपर दीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिए छोटी नौकरी है, कैसी नौकरी है, किसी के बहकावे में मत आइएगा और अपना जो है फॉर्म फिलअप करिएगा और जो है तैयारी करिएगा। और थैंक यू।